हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वह है साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। जो साहित्यिक हिंदी है, हिंदी साहित्य में जो प्रयोग होती है वह भाषा खड़ी बोली, उसका किस प्रकार से उदय हुआ और किस प्रकार से विकास हुआ। देखिए, मैं आपको पहले यह बता देना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा का विकास किसी बोली से होता है। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, और जो भाषा है उसका विस्तृत एक एरिया होता है। तो साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली किस प्रकार से उसका उदय हुआ और किस प्रकार से वह बोली जाने लगी, कब से बोली जाने लगी, यह हम यहाँ पर देखेंगे। मित्रों, मैं हूँ हेम गहतोड़ी और आपके सामने यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। आगे देखेंगे। जो खड़ी बोली है वह दिल्ली और मेरठ के आसपास में बोली जाती है। खास तौर पे दिल्ली और मेरठ के आसपास में बोली जाती है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम जो उल्लेखनीय रचना है वह है चंद छंद वर्णन की महिमा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वह कब लिखी गई थी और खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना कौन सी है। यह बार बार पूछा जाता है और इसके कवि पूछे जाते हैं। जो अकबर के दरबारी कवि गंग की कृति है, इनका रचना काल जो है वह 1570 ईस्वी के आसपास में 1570 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त देखिए, उधर पे राम प्रसाद निरंजनी ने एक रचना लिखी थी। एक रचना उनकी है जिसका नाम है भाषा योग विशिष्ट नामक खड़ी बोली गद्य में लिखी थी। जो भाषा योग विशिष्ट है वह खड़ी बोली गद्य में लिखी गई। उसके पश्चात खड़ी बोली गद्य के विकास में अभी तक हमने देखा गंग कवि को और राम प्रसाद निरंजनी को। उसके बाद खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन चार लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है, और यह जो चार लेखक हैं इनके बारे में समय समय पर पूछा जाता है। आप किसी भी पुराने पेपर को देख के उठा के देख सकते हैं, पुराने एग्जाम पेपर को, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के या फिर कुछ भी आप देख सकते हैं। इन चार कवियों का नाम आपने सुना भी होगा। इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके नाम और कृतियां यहाँ पर हैं, जैसे कि सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा उल्ला खां, इंसा सॉरी अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। लल्लू लाल, प्रेम सागर, सदल मिश्र, नासिकेतो पाख्या, यह रचनाएं इन कवियों की हैं जो खड़ी बोली गद्य को मजबूत बनाती हैं। खड़ी बोली गद्य का जहां से प्रारंभ माना जाता है, इसलिए इन चार कवियों का नाम खास तौर पर लिया जाता है। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये चार कवि जो थे वह कौन थे, कहां से थे। सन 1800 ईस्वी में आप सब जानते हैं फोर्ट विलियन कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसमें हिंदी और उर्दू के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई। लल्लू लाल और सदन मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियन कॉलेज में थे, दोनों ही फोर्ट विलियन कॉलेज में कार्यरत थे। उसके बाद रही रानी केतकी की कहानी की बात। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी आधुनिक काल में लिखी गई हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना है। इसकी भाषा, रानी केतकी की कहानी जो है उसकी भाषा मुहावरेदार है, विनोदपूर्ण है और आनुप्रासिक है। लल्लू लाल की जो भाषा है उसमें पंडिताऊपन है, और हमारे जो सदल मिश्र जी हैं उनकी भाषा में पूर्वीपन है। किंतु सॉरी किंतु सदा सुखलाल की भाषा अधिक महत्वपूर्ण की है। जो सदा सुखलाल हैं उनकी भाषा अधिक महत्व की है। आगे हिंदी गद्य के विकास में कुछ अन्य लोगों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। ईसाई धर्म प्रचारक जो थे
आप सब जानते हैं हम बात कर रहे हैं 1800 ईस्वी के बाद की बात कर रहे हैं और हिंदी गद्य का विकास खड़ी बोली का वहाँ पर उदय और विकास वहाँ पर हुआ था। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी हिंदी गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। वे बिना मूल्य के पैम्फलेट जनता में वितरित करते थे, मीन्स कि अपना प्रचार जनता तक करते थे, जिनमें अनेक धर्मों में अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया जाता था। जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वह अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे। शिक्षा क्षेत्र में नवीन विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने में भी अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों का योगदान है। देखिए, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वह हिंदी में खड़ी बोली में अपना प्रचार करते थे, जिससे लोगों तक वह भाषा पहुंचती थी। हिंदी गद्य के क्षेत्र में कुछ और लोग थे, कुछ बड़े नाम हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। हिंदी गद्य के विकास में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम उल्लेखनीय है। कई बार राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की चर्चा की जाती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह बहुत महत्वपूर्ण हैं। सितारे हिंद की जो भाषा थी उसमें उर्दूपन अधिक था, लेकिन लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। सितारे हिंद के प्रयत्नों से ही कंपनी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा को स्थान देना स्वीकार किया, इसलिए इन लोगों का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है उनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा, यह उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक महत्वपूर्ण लेखक विद्वान और हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पंजाब के हैं, उनका नाम है श्रद्धा राम फुलेश्वरी। मिस्टेक हो रहा है, श्रद्धा राम फुल्लौरी उनका नाम है। पंजाब के विद्वान हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी। यह संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान होते हुए भी इन्होंने हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इन्होंने हिंदी में रचनाएं की। इनकी रचना भाग्यवती नामक उपन्यास इन्होंने लिखा। सत्यामृत प्रवाह नामक धार्मिक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इनकी रची हुई आरती है, आप सब जानते हैं, ओम जय जगदीश हरे। वह बहुत प्रचलित हुई। हम बार बार ओम जय जगदीश हरे आरती को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इनके रचनाकार कौन है। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी जी जो हैं वह ओम जय जगदीश हरे उनके द्वारा रचित रचना है। भारतेंदु जी, हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का पहला जो भाग है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए, बहुत सारे नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, उसके बाद कविताएं लिखी। तो भारतेंदु जी का यहाँ पर नाम आता है, भारतेंदु जी की चर्चा यहाँ पर होती है। भारतेंदु जी से पहले हिंदी गद्य की यही स्थिति थी जिसमें हिंदी की दो शैलियाँ प्रचलित थी। भारतेंदु जी से पहले उर्दू फारसी शब्दों वाली हिंदी और संस्कृत निष्ठ विशुद्ध हिंदी, दो प्रकार की शैलियाँ यहाँ पर प्रयुक्त होती थी। उन्होंने क्या किया, मध्यम मार्ग को अपनाया। भारतेंदु जी ने मध्यम मार्ग को अपनाते हुए सरल स्वाभाविक हिंदी गद्य को विकसित किया, जिसमें उर्दू एवं संस्कृत के प्रचलित शब्दों को ही स्थान दिया। अगर हम देखें, सही अर्थों में देखें, तो भारतेंदु जी ही हिंदी गद्य के जनक हैं। इस बात को ध्यान देंगे, सही अर्थों में भारतेंदु जी ही हिंदी गद्य के जनक हैं। उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी जो अव्यवस्था थी उसका निराकरण द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से हुआ। आप सब जानते हैं कि भारतेंदु युग के बाद हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य का संस्कार एवं परिमार्जन किया, व्याकरण संबंधी भूलों का सुधार किया, विराम चिन्हों का प्रयोग किया, वाक्य विन्यास में व्यवस्था लाने का कार्य द्विवेदी जी ने ही किया। बाद में प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं
डॉक्टर नगेंद्र जैसे जो विद्वान हैं, उन विद्वानों ने हिंदी गद्य को उसके चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, वह चिंतामणि हिंदी गद्य का निकष कही जा सकती है तथा आदर्श हिंदी का वह मानदंड भी है। देखिए, खड़ी बोली में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काफी कुछ कार्य किया। उन्होंने व्याकरण संबंधी जो गलतियां थी उसे सुधारा। गद्य और पद्य दोनों की भाषा उन्होंने खड़ी बोली की। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से पहले जो हमारी कविताएं थी वह अवधी और ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, लेकिन जो हमारा गद्य था वह खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। लेकिन इन्होंने कार्य किया, इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने सारे कवियों को बताया कि वह कविता को भी गद्य के समान ही लिखें, खड़ी बोली में ही लिखें। खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी खड़ी बोली कविता को प्रोत्साहन दिया। उनसे पूर्व हिंदी की जो कविताएं थी, जिस प्रकार से मैंने बताया कि ब्रजभाषा में एवं जो गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों की भाषा बनाने के लिए महत्वपूर्ण योग दिया। मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी रचना है साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए महाकाव्य हैं। उससे पहले यह कविताएं जो हैं ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में लिखी जा रही थी। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में उत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य जो छायावादी कवि हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इनके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने किया। कामायनी, आप सब जानते हैं कि कामायनी छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की। सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति है वह पल्लव है। महादेवी की दीपशिखा, निराला की अनामिका, यह सब रचनाएं इस काल की उल्लेखनीय कृतियां हैं। उसके पश्चात प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवियों ने खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में समृद्ध करने में योगदान दिया। अज्ञेय, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, ये बहुत सारे ऐसे कवि हैं। इन कवियों का नाम इस दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय है। हिंदी गद्य की विविध विधाओं जैसे कि नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, आलोचना आदि से संबंधित प्रचुर रचनाएं इस काल में लिखी गई। इस प्रकार हिंदी दिनों दिन समृद्धि के पथ पर अग्रसर है और आज भी हिंदी आगे बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, आज का हमारा यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। यह था साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। अभी तक था साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उद्भव और विकास या उदय और विकास। अब काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। काव्य भाषा के रूप में कहाँ से खड़ी बोली प्रारंभ हुई। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको यह पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों तक इसे शेयर करें जिससे कि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।